नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात और समझते हैं आखिरकार फिर कैसे हुआ पाकिस्तान शर्मसार। लेकिन इस बार भारत कारण नहीं है, इस बार कारण है जापान। और इसमें एक अवैध मस्जिद की बात हो रही है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोई भी धार्मिक मुद्दा नहीं है। और चलिए समझते हैं कि आखिरकार ये मामला क्या है। तो इस न्यूज़ क्लिप को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की जो है फजीहत हुई। और वो किस लिए हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं जापान में, उन्होंने एक मस्जिद का इनॉग्रेशन किया। और यही है वो मस्जिद, बहुत ही सुंदर है देखने में। आप देख रहे हैं इसकी जो डोम है बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो मीटिंग हो रही है, ये एक्चुअल में इनॉग्रेशन के समय की जो मीटिंग थी, जिसमें पाकिस्तान के एम्बेसडर भी आए हुए थे। और ये एक दूसरी न्यूज़ ये भी इसी के लिए बात कर रही है कि जो जापान में मस्जिद इनॉग्रेशन हुआ है, उसके जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं, वहाँ उन्होंने जाके उसको इनॉग्रेट किया था। और ऐसा भी बात उठ रहा है कि हो सकता है कि उनको हटाया जा सकता है। तो विवाद की पूरी पृष्ठभूमि को अगर हम समझें तो हुआ ये है कि जापान की जो राजधानी है टोक्यो, उसके नज़दीक सैतामा प्रांत है। वहाँ पे जो कावागोए शहर है, वहाँ पे पाकिस्तानियों द्वारा एक मस्जिद का निर्माण किया गया। मस्जिद का निर्माण जब हुआ तो उसके उद्घाटन के लिए उन्होंने पाकिस्तान के जो राजदूत हैं जापान में, अब्दुल हामिद, उनको बुलाया और उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अब ये मुद्दा जो था वो एक लोकल मुद्दा था, नगर पालिका का मुद्दा था, लेकिन इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया क्योंकि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे, उन्होंने जाके इसका इनॉग्रेशन किया। अब इसका जो कानूनी पहलू है, उसको समझते हैं क्योंकि ये धार्मिक मामला नहीं है। तो पूरी तरह से ये जब बात करते हैं, तो यहाँ पे जो अर्बन प्लानिंग जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी शहरी नियोजन की बात करते हैं, तो ये उसका एक तरह से उल्लंघन करता है। वहाँ पे एक नियम है जिसको कहते हैं कि अर्बनाइजेशन कंट्रोल एरिया, यानी कि शहरीकरण नियंत्रण क्षेत्र। तो 4500 वर्ग फुट में जो ये मस्जिद बनी है, ये पहाड़ी जंगल की ज़मीन है। और इस पर ये जो बनाया गया है, तो ये जो है जापान में जो कानून है, उसके अंतर्गत यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन जो है, बिना परमिशन के कर ही नहीं सकते थे। तो 2 तरह के कानून हैं, वहाँ पे 2 हिस्सों में बँटा हुआ है। पहला है प्रमोशन एरिया, जहाँ पे ये विकास को बढ़ावा देते हैं कि आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो सरकार भी उसमें सहयोग करेगी। और दूसरा है कंट्रोल एरिया, जो कि जंगलों और कृषि भूमि को बचाने के लिए तथा पर्यावरण के क्षरण को रोकने के लिए वहाँ पे निर्माण पर रोक रहती है। तो कंट्रोल एरिया में अगर कोई भी निर्माण आपको करना है तो उसके लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है, जो कि मस्जिद के निर्माण करने वालों ने जापानी अधिकारियों से नहीं ली। अब जापान आप देखोगे कि ऐसा नहीं कि जैसे भारत या बांग्लादेश हो गया या पाकिस्तान हो गया, ये कानून तो बहुत सारे बने हुए लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है, वहाँ पे कानूनों का बहुत ही सख्त तरीके से पालन होता है, रूल बेस्ड सोसाइटी है वहाँ पे। अब जो स्थानीय समुदाय है, उसकी भी यहाँ पे जो सहमति थी वो आवश्यक थी। लेकिन स्थानीय निवासी जो थे, वो इस अवैध निर्माण की लगातार शिकायत कर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये एक अनुमति दे दी गई तो इसी की तरह से और भी बहुत सारी अनुमतियाँ मिलेगी, कि ये एक मिसाल बन गया है। और जो भौगोलिक सीमाएँ हैं जापान की, उसको अगर आप समझोगे, तो जापान का 70% हिस्सा पहाड़ी है, वहाँ रहने योग्य ज़मीन जो बहुत कम है। इसलिए वहाँ शहरी विस्तार और साथ में पर्यावरण को बहुत सावधानी से प्रबंधित किया जाता है। तो आप देख सकते हो ये है जापान का एरिया। हमेशा कभी भी कोई अगर न्यूज़ आप देखते हो तो सामान्य ज्ञान के लिए उसको ये जान के रखिए कि उसका जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो ज्योग्राफिकल एरिया है, वो कौन-सा है, उसके आस-पास में कौन-सी नदियाँ बहती हैं, महासागर के किस तरफ है, ठीक है? तो इससे कल अगर कोई परीक्षा में ये पूछा जाता है तो आपके लिए आसानी पड़ जाती है। अच्छा, जापान में अगर जनसँख्याकी की हम बात करें, तो वहाँ पे मुस्लिम आबादी जो है वो लगभग धीरे-धीरे बढ़ रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और तुर्की जैसे देशों से जो प्रवासी आए हुए हैं, उनके कारण से मुस्लिम आबादी बढ़कर लगभग 4 से साढ़े 4 लाख हो गई है। और ओसाका, नगोया, कोबे और योकोहामा जैसे जापानी शहरों में पहले से ही कई कम्युनिटी मस्जिदें मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि जापान में मस्जिदें नहीं हैं। यह साबित करता है कि यह विवाद केवल कानूनी नियमों के कारण से हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई धार्मिक मुद्दा या धर्म विरोध का कारण है। लेकिन ये एक तरीके से पाकिस्तान के लिए
कूटनीतिक नुकसान हुआ है। कैसे कूटनीतिक नुकसान हुआ है? तो सबसे पहले समझिए कि एक राजदूत द्वारा अवैध रूप से बनी इमारत का उद्घाटन करना, ऑब्वियसली ये दिखाता है कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही अजीबो-गरीब शर्मनाक स्थिति में फँस गया इसके कारण से। दूसरा जो है, जो प्रवासी हैं, जो डायस्पोरा है, जो पाकिस्तानी समुदाय के लोग हैं, वो आमतौर पर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम आपके देश के नियमों का पालन करते हैं। लेकिन ये जो मुद्दा है, ये तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोफ़ाइल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उछल गया है। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं भारत में बैठ के। और दूसरा जो है कि विक्टिम कार्ड। तो आम तौर पे आप देखोगे कि ऐसे कुछ मुद्दे आते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है कि इसको इस्लाम विरोधी बता दिया जाता है कि अरे! ये लोग इस्लाम के विरोधी हैं, इसलिए ये लोग मस्जिद को तोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो बात जो है बिल्कुल साफ़ है कि ये तो वहाँ पे कानूनों का जो है वो उल्लंघन किया गया है। अब सार्वजनिक आलोचना के बाद पाकिस्तानी दूतावास ने क्या किया, उसने उसको खुद से उस निर्माण से अलग कर लिया। उन्होंने दावा किया कि आयोजक जो थे, उन्होंने राजदूत को यह कहकर गुमराह किया था कि सारे अप्रूवल्स जो है वो जापानी सरकार से ले लिए गए हैं और दूतावास ने एक बयान भी जारी किया है कि जापान में रहने वाले सभी पाकिस्तानियों को हमेशा जापानी कानूनों का पालन करना चाहिए। तो ये था पूरा मुद्दा। खैर कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसमें एक सीख है और वो सीख क्या है कि अगर किसी भी देश का कोई एम्बेसडर, कोई राजदूत है, तो उसे कहीं भी जाने से पहले ये सुनिश्चित करना लेना चाहिए कि क्या ये उस देश के कानून और नियमों का पालन करता है या नहीं। और इसके साथ ही अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने करियर में संघर्षरत हैं, तो लगे रहिए, ईमानदारी से प्रयास करिए और अगर आप ईमानदारी पूर्वक प्रयास करेंगे, तो आज नहीं तो कल आप सफल ज़रूर होंगे। हम फिर मिलेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।